1932 में इसकी शुरुआत होती है, जो कराची से हवाई जहाज से उड़ान भरती है और मुंबई तक आती है। इस जहाज को उड़ा रहे थे JRD टाटा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से जाना जाता है। यह कराची से मुंबई डाक लेके चिट्ठी लेकर पहुंची थी। उसके बाद अंग्रेजों ने, उस समय JRD टाटा के पास एविएशन फ्लाइट उड़ाने का, पायलट का सर्टिफिकेट था, इसलिए इनको अनुमति दे दिया गया और इस तरह से नींव पड़ी भारतीय एविएशन की। आजादी से पहले हमारे यहाँ वायु परिवहन प्रारंभ हो गए थे और देखते देखते टाटा अपनी बुलंदियां छूते गया और उस समय टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा देने वाली एयरलाइंस में हो गई थी। खुद JRD टाटा सफर किया करते थे और अगर कोई भी कमियां होती थी तो वो खुद उसको दूर करते थे। वो खुद एक पायलट थे और टाटा एयरलाइंस उस समय की सबसे बेहतरीन एयरलाइन हो गई। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ उस समय सरकार प्राइवेट चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बन के आई थी, तो नेहरू को जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को अंडरटेकिंग रख लेना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका नाम हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन 2 चरण में हुआ एयर इंडिया का। सबसे पहले 1947 जैसे देश आजाद हुआ 49%, उसके बाद 1953 में 100% एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट से। देखिए, जब किसी चीज को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता है, राष्ट्र का पैसा होता है, नेशन वेल्थ होता है उसके पास। जैसे हमारी कोचिंग है, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो पूरा पहले वैल्यूएशन निकालेगी, हाँ इस कोचिंग में इतना खर्चा है, इतने स्टाफ है, इतने तरह तरह के सामान, पैनल, कैमरा, ये सब लगे हैं, उसको एक्वायर कर लेगी, तो हमारी कोचिंग हो गई राष्ट्रीयकरण। तो गवर्नमेंट जब किसी प्राइवेट चीजों को उसका पैसा दे देती है कि लो भैया इतना तुम्हारा वैल्यूएशन हुआ और ये कंपनी हमें दे दो, तो वो चीजें हो जाती है राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया था, एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी के साथ टाटा एयरलाइंस जो हो गई थी वो एयर इंडिया हो गई और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। अब जानते हैं गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद यहाँ पे अधिकारी लोग का बोलबाला हो जाता है और धीरे धीरे एयर इंडिया के बुरे दिन चालू हो गए और एयर इंडिया देखते देखते 70 सालों में इतना बुरा हाल हो गया कि प्रतिदिन एयर इंडिया को 20 करोड़ का लॉस लगता था। प्रतिदिन 20 करोड़ का लॉस हो गया। इतना हालत खराब हो गया एयर इंडिया क्योंकि इसको हैंगर में रखने का भी पैसा नहीं निकलता था। गाड़ियां जो एयरलाइन जहां रहती हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसे हैंगर कहते हैं, उसका चार्ज देना पड़ता है। बहुत डिफिकल्टीज में चली गई एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतना लॉस उठाने से बेहतर है इसकी बोली लगा के इसे हैंड ओवर कर दिया जाए। तो टाटा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था अपनी खोई हुई संपत्ति वापस लेने की। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने इसे एक्वायर कर लिया, इसके पूरे फ्लीट यानी पूरे बेड़ा को एक्वायर कर लिया। 70 साल के वनवास के बाद जो JRD टाटा से एयर इंडिया को लिया गया था, वापस रतन टाटा को एयर इंडिया पूरे फ्लीट के साथ उसे लौटा दिया गया। एक लंबा वनवास काटना पड़ा एयर इंडिया को वापस आने के लिए और ये गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन था। एयरलाइंस एक प्रीमियम सेक्टर होती है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो मिडिल क्लास या लोअर तबका है उसकी जरूरतों की चीजों को अपने हैंडओवर मिले। जो प्रीमियम कैटेगरी की चीजें हैं वो प्राइवेट ही उसे अच्छे से हैंडओवर कर पाते हैं, उसे अच्छे से डील कर पाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लेते हुए अपने सर से क्या जरूरत है बोझ लेने का, इतना घाटा हो रहा है, और रतन टाटा को सौंप दिया गया। अब जैसे टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा के हाथों में आती है, अब इसको पुनः रिफॉर्म करने की तैयारी शुरू